जय हिंद साथियों। यूपीएससी ने ईपीएफओ में पर्सनल असिस्टेंट के नाम से एक वैकेंसी और रिलीज करी है। 323 टोटल वैकेंसी है और इस वैकेंसी में आपके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी और जो इस पद की लाइफस्टाइल है वो कैसी है, कौन कौन से काम करने के मौके मिलेंगे, आज की इस छोटी सी वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा होनी है। तो बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वैकेंसी डिटेल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी और लाइफ क्या है, यहाँ पर काम कैसे करने होंगे या क्या क्या काम करने का मौका मिलता है, इस वाली चीज पर इस वाली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सीधे आते हैं अपने नोटिफिकेशन पर जो यूपीएससी ने रिलीज करा है। इस वाली नोटिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो टोटल जो स्टार्टिंग में बोला गया कि इस वैकेंसी का नंबर दे दिया गया, इस नंबर को याद रखिएगा जब भी आगे के जब जैसे जैसे क्वालिफाई आप होते जाओगे। 2 लेवल का एग्जाम है, पहले आप प्री देंगे, देन तुरंत शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। 300 नंबर का एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट। अगर आप उसमें पास हो जाते हो, कट ऑफ चाहे जितनी जाए, तो आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में शॉर्ट हैंड जिनको भी शॉर्ट हैंड आता है उनके लिए वही लोग फॉर्म फिल करें तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। और आपके पास अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हैं तो इधर जितना भी टाइम मिले संभाल लीजिए उसको और अच्छे से। 300 नंबर के पेपर होने के बाद में आपको सीधे स्किल टेस्ट देना होगा और वो जो स्किल टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड का केवल क्वालिफाइंग नेचर है, नंबर्स नहीं दिए जाने हैं। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हो तो जितने बच्चों का कट ऑफ बना था प्री का, मतलब रिटन एग्जाम का, उसी नंबर में कट ऑफ के हिसाब से 323 बच्चों के सिलेक्शन के हिसाब से कट ऑफ रिलीज हो जाएगी। तो जो सिलेक्शन होना है कुल मिलाकर के रिटन टेस्ट में ही होना है। अब रिटन टेस्ट में फायदा उनको मिलना है जो भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, चाहे सीएचएसएल की हो, एमटीएस की हो, सीपीओएसआई की हो या सीजीएल के लिए हो, अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है इस वैकेंसी का मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप रखते हैं और आपको शॉर्ट हैंड आता है तो बहुत खूबसूरत सा मौका है ग्रुप बी की वैकेंसी को हासिल करने का। एक अच्छी सी वैकेंसी है और इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। ठीक है, सो पद का नाम है पर्सनल असिस्टेंट इन इन्फोर्समेंट या इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। टोटल जो वैकेंसी है 323, मतलब 323 वैकेंसी है टोटल। 323 में ओबीसी जनरल वालों के लिए 132, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 32, ओबीसी के लिए 87 पोस्ट है, एससी की 48 है, एसटी की 24 है, पीडब्ल्यूबीडी का है 12 वैकेंसी। आगे बढ़ेंगे तो जो रिजर्वेशन है या सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, वो वाला आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 12 वैकेंसी है टोटल उन स्टूडेंट्स के लिए। लेवल 7 की जॉब है। अगर हम लोग बात करें, ग्रुप बी की वैकेंसी है और लेवल 7 से शुरू होना है, नॉन गजेटेड पोस्ट है ये। लेवल 7 में जो सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड वो शुरुआती दौर में मिलने शुरू होगी आपको लगभग 65,000 से ज्यादा, सब कुछ मिला करके। ठीक है, डीए भी है, टीए भी है, सब कुछ मिला करके 65,000 से ज्यादा रुपए आपको यहाँ पर सैलरी के रूप में मिलनी है। एज जो क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए 30 ईयर की एज है। ओबीसी के लिए जैसा कि 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है, 3 साल का छूट मिल जाती है 3 साल की, तो 33 हो जाती है। एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए 35 एज है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 साल की एज है। लोअर एज लिमिट ऑल कैटेगरीज का 18 साल है सभी कैटेगरी के। अगर आप 18 ईयर हो चुके हैं तो फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज यहाँ 30, 33, 35 और 40 है। अब जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है डिग्री। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अभी हाल ही में करा है, ग्रेजुएशन पूरा हुआ, 18 साल, 19 साल, 20 साल, जिसके भी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो याद रखिएगा मार्कशीट नहीं मांगते हैं, डिग्री मांगते हैं। डिग्री नहीं होगा तो इसके बदले में आप प्रोविजनल निकलवा लीजिएगा, क्योंकि जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाओगे और डॉक्यूमेंट स्किल टेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स डेफ के रूप में अपलोड करवाया जाएगा, दैट टाइम मार्कशीट नहीं, डिग्री या उसका प्रोविजनल अपलोड करेंगे आप। ऐसा कई स्टूडेंट के साथ हुआ है। ईपीएफओ में हमारा भी एग्जाम था, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंटेंट ऑफिसर का एक पोस्ट होता है ईओ एओ के नाम से, वो वाला भी एग्जाम हो चुका है, क्वालिफाई कर गया, उसका इंटरव्यू है। और एक उसी में वैकेंसी थी 159 एपीएफसी की, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। उस वाले एग्जाम जो रिटन एग्जाम था वो क्वालिफाई हो गया मेरा और अभी इंटरव्यू भी उसका है। तो ईपीएफओ से रिलेटेड जितनी जानकारी है जो मेरे को आती है, जितना मैंने सीखा है हर एक जगह से, जितना मेरे पास कंटेंट है वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी बाद में बात करते हैं उस चीज पर, लेकिन फिलहाल ईपीएफओ में ये वाली चीज, जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो
जो ईओ की पोस्ट है, एपीएफसी की पोस्ट है, उसका डेफ आता है, फॉर्म डीएएफ के नाम से, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोला जाता है। तो डिग्री मांगी जाती है, मार्कशीट अपलोड कर देंगे तो फिर से स्क्रूटनी में बाहर कर देंगे। अगर आप दोबारा नहीं जमा कर पाते हो प्रोविजनल या डिग्री, तो पूरे वैकेंसी से ही आउट हो जाएंगे। तो ये जरूर निकलवा लीजिएगा, अगर आपका पुराना है ग्रेजुएशन और आपने डिग्री नहीं निकलवाई है तो निकलवा लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बढ़े, डिक्टेशन ऑफ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विद अ स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट। मतलब अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हैं तो 10 मिनट का टाइम रहेगा और 120 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी बोथ में। ट्रांसक्रिप्शन जो टाइम है वो डिक्टेशन टेकन 50 मिनट्स और 65 मिनट्स का रहेगा। 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए है, 65 मिनट्स रहेगा आपका हिंदी के लिए, और ये सारा कुछ रहेगा कंप्यूटर पे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें काम, जो कि थंबनेल पे आपको लास्ट में लिखा दिखा होगा कि काम क्या क्या करने होंगे या कैसे काम करने होंगे, तो इनकी जो ड्यूटीज लगती है उस ड्यूटी में क्या क्या आता है जानना जरूरी है, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। इसलिए कि भाई जब आप ये सिलेक्शन पालोगे तो आपके पास कार्यभार क्या क्या रहेगा, ठीक है। चलिए, सो टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न, जिनके भी पास में आप रहेंगे, जिनके अधिकारी के पास, उनके लिए डिक्टेशन या टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर्स एंड फील्ड ऑफिसर्स, जितने भी फील्ड ऑफिसर्स होंगे या जो भी मेंबर्स होंगे उनके टेलीफोन कॉल्स भी हैंडल करने होंगे। हैंडलिंग विजिटर्स, कोई अगर विजिट करता है उसको भी देखना होगा आपको। मेंटेनिंग एंगेजमेंट्स भी मेंटेन करने हैं। प्रिपेयरिंग टूर प्रोग्राम्स एंड ट्रैवल मैनर अरेंजमेंट, जहां पर भी कहीं जाना होगा, चाहे टूर को लेकर के हो या फिर रेड को लेकर के हो, तो वो सारा भी आपको प्रोग्राम करना होगा, वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क, जो पार्लियामेंट्री वर्क होगा उसको भी हैंडल करना होगा आपको। डायरीजिंग फाइल्स एंड पेपर, जो पेपर्स एंड फाइल्स होंगे उसको भी नोट डाउन करना होगा। ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स एंड इंपॉर्टेंट पेपर, जो भी इंपॉर्टेंट पेपर और फाइल्स होंगे उनको ट्रैक भी करना होगा, मतलब पूरा लेखा जोखा जो हो सकता है वो आप ही के पास में रहे। मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, जो भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होंगे उनको मॉनिटर भी करेंगे आप ही, मैनेजमेंट का जो सिस्टम पूरा का पूरा आप ही करेंगे। ये हो गई बात की ड्यूटी में क्या क्या करना होगा। अदर डिटेल्स की बात करें तो भाई हेडक्वार्टर तो इसका है, ये बता चुका हूं मैं पहले भी कि ग्रुप बी की वैकेंसी है, नॉन गजेटेड पोस्ट था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन जो ऑफिस आप ऑफिसर के रूप में जाएंगे, पर्सनल असिस्टेंट के रूप में जो आपकी पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्रोबेशन पीरियड रहेगा इस वाली वैकेंसी में, जब आप सिलेक्शन पा जाते हैं तो 2 साल प्रोबेशन पे होता है यूपीएससी की सभी वैकेंसी में। हालांकि जो एपीएफसी है और ईओ एओ है इनका प्रोबेशन केवल 1 ईयर का होता है, बट जो पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है ये वाली ईपीएफओ में, ये 2 साल के प्रोबेशन पे होते हैं। एनी अदर कंडीशंस क्या है कि भाई आप, चलो ये तो ज्यादा जरूरी नहीं है अभी आपका फिलहाल, ठीक है, कुछ और बातें करते हैं। हाँ, ये चीज की फॉर्म कब से फिलअप होने शुरू होंगे, तो जो वैकेंसी है इसके लिए एवं पोस्ट 7 मार्च से शुरू हो रहा है, 7 मार्च से शुरू हो चुका है, फॉर्म फिलअप होने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 27 मार्च रखी गई है और ये 6 PM तक है, याद रखिएगा, ठीक है। 28 मार्च 2024 इस पर आप फॉर द फाइनल सबमिट, ओके, सबमिशन का जो लास्ट डेट है, ओके, ये 7 डेज 28 से 3 रखी गई है। अगर आप एडिट करना चाहें या कोई गड़बड़ी हो जाती है, करेक्शन करना चाहेंगे तो लास्ट में 7 डेज का टाइम मिलता है। अब इसमें भी गलती होती है, जैसे हमारे ही साथ के एक लोग हैं जब वो फॉर्म फिल कर रहे थे, तो यूपीएससी मांगता है कि आप पहले आप अपना ओटीआर भर लीजिए और ओटीआर के बाद डायरेक्ट किसी भी वैकेंसी में फॉर्म फिल करिए, जो कि वैकेंसी यूपीएससी जारी करता है। तो ओटीआर फिल करते समय आप एक बार बहुत ही सावधानी से जो जो डिटेल्स मांगी गई है, नाम, पिता का नाम, मम्मा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आधार नंबर, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मार्क्स वगैरह, ये काफ़ी अच्छे से भरिएगा, बहुत ही सावधानी से। हमारे साथ में एक दोस्त हैं, एपीएफसी में उनका एग्जाम्स भी निकला है, कैटेगरी उनकी ओबीसी है, बट जब वो ओटीआर भर रहे थे तो जनरल में हो गया था, ठीक। जनरल में होने की वजह से फिलहाल अभी वो क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन उनको डर सता रहा है, रिजर्वेशन कैटेगरी में होने के बावजूद उनको जनरल में अगर काउंट करा जाएगा तो उनको इस बात का डर है कि हम पता नहीं उस वाले कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए कि ना कर पाए, ठीक है। तो कट ऑफ का थोड़ा सा देखना होता है, इसलिए जब भी ओटीआर भरिएगा या फॉर्म फिल करिएगा तो डिटेल्स जो भरेंगे आप वो काफी सावधानी से भरिएगा, ठीक है। और अगर हो जाता है कुछ भी गड़बड़ तो 28 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन इसमें कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ओके 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 ओके, और क्या जरूरी बात है भाई? ओके 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 ओके, ठीक है, ओके, ठीक है।
स्कीम क्या है भाई, अब एग्जाम के स्कीम के देख लेते हैं, एग्जाम कैसे सिलेक्शन होना है आपका। मैंने कहा आपसे कि एसएससी के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत फायदेमंद ये वाली वैकेंसी है। कैसे? स्कीम ये है कि भाई द टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का एग्जाम होगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, सभी बराबर नंबर के होंगे। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होगा, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन वाले सवाल रहेंगे। जो क्वेश्चन का पेपर है, क्वेश्चन पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है। कुछ ना समझ में आए तो दूसरा वाला लैंग्वेज देख सकते हैं। पेनाल्टी भी है रॉन्ग नंबर के लिए, इज कैरिंग मार्क 1/3 मार्किंग हमेशा नेगेटिव होती है यूपीएससी के एग्जाम्स में। एक गलत करते हो तो जितना नंबर दिया जाएगा उसका 1/3 काट लिया जाएगा, या 3 गलत करते हो तो समझ लो एक क्वेश्चन और गया, 4 गया आपका। ठीक है, सिलेबस क्या है, आप सिलेबस पर बात करेंगे जब आपको लगेगा कि वाकई में ये वाला जो सिलेबस है ये हाँ पूरी की पूरा एसएससी वाला, थोड़ा सा चेंज है इसमें बस। इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है एसएससी सीजीएल की वैकेंसी से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आओगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो एडवांस्ड मैथ के होते हैं वो हो सकता है नहीं पूछे, सिर्फ क्वांट पूछे, मतलब अरिथमेटिक पूछे। एडवांस्ड में बहुत ज्यादा नहीं जाते, हालांकि स्टैटिस्टिक वगैरह ये अच्छे से पूछते हैं, बढ़िया आती है। जनरल अवेयरनेस तो पूरी की पूरी जीएस नहीं है, मतलब ज्यादातर फोकस करिएगा करंट अफेयर से लेकर के। और चूंकि ईपीएफओ का एग्जाम है तो इन्फोर्समेंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड जो जानकारी है, लाइक लेबर लॉज हो गए, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, अगर इनसे रिलेटेड कोई कंटेंट हाल ही में हुआ हो रिसेंटली, मतलब करंट अफेयर्स टाइप का, तो उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। बाकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश, वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, नहीं भी है तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, भी आपके पास में अच्छा खासा टाइम भी है। 300 नंबर का पेपर होगा, 100% वेटेज विल बी अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट। 300 नंबर के इस पेपर में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 300 नंबर के पेपर में सबसे पहले जब एग्जाम हो जाएगा तो इसकी ओएमआर चेक होने के बाद रिजल्ट जारी होगा। 323 के मुकाबले में कितने गुने बुलाए जाएंगे अभी इसमें डेटा नहीं दिया गया है, बट स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो कट ऑफ पहले वाले पेपर की बनती है उस कट ऑफ पे सिलेक्शन नहीं होता, वो कैंडिडेट्स ज्यादा बुलाते हैं, 10 गुने, 12 गुने, 15 गुने, 20 गुने, जितने गुने को बुलाना चाहेंगे उतने स्टूडेंट पहुंचेंगे। स्किल टेस्ट होगा, वो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में था शॉर्ट हैंड का। उस स्किल टेस्ट में आप केवल क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर से वही वाला जो एग्जाम फर्स्ट हुआ था रिक्रूटमेंट टेस्ट, पहला जो 300 नंबर का पेपर था, उसमें से जितने भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिर से कट ऑफ बनेगी और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंटेशन आपका और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग सीधे। तो ये रही बातें भाई। और बाकी ये जो ये है एग्जाम सेंटर, ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ईपीएफओ वाला फॉर्म जब मैंने भरा था तो जहां मैंने लास्ट टाइम मेरा हो गया था, लगभग 2-3 दिन बचे थे तो मेरा फॉर्म फिल हो पाया था। तो जो सिटी आप चॉइस करते हो कि मेरा एग्जाम यहाँ पर हो, अगर वहां पर जगह नहीं होगी तो आपको दूसरी सिटी में भेज दिया जाता है, इसलिए प्रेफरेंस मांगा जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉर्म फिल करते समय। तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रोसेस है, पहले आओ पहले पाओ वाला। अगर आप लेट कर देते हैं और आप जहां चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ये वाली क्लास मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। अब जो लखनऊ के बच्चे होंगे वो पहला चॉइस लखनऊ रखेंगे, इलाहाबाद वाले इलाहाबाद रखेंगे, दिल्ली के दिल्ली, गुजरात के गुजरात। ठीक है, अब आप लखनऊ फिल कर रहे हो लेकिन लास्ट में कर रहे हो, लखनऊ में बहुत सारे बच्चों ने पेपर वैकेंसी के लिए फिल कर रखा, पहला चॉइस रख रहा, तो वो वाला नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा। कई बार तो ऐसा होगा कि जैसे जैसे फिल होती जाएंगी वैकेंसी फिल होती जाएंगी, जैसे जैसे एग्जाम सेंटर पर जितने भी कैंडिडेट की लिमिट होगी अगर वो पूरी हो जाएगी तो वो ब्लॉक हो जाएगा, वो ऑप्शन में ही नहीं आएगा। जैसे लखनऊ में अगर जितने भी बच्चों का पेपर कराने की लिमिट होगी, जैसे ही उतने स्टूडेंट वो पहला चॉइस चुन चुके होंगे, अलॉट होता जाएगा ऑटोमेटिक, तो वो वाला लखनऊ का ऑप्शन ही नहीं आएगा, फिर जो बचेगा उस पर आपको जाना है। ठीक है, तो जितनी जल्दी कर सकते हैं कर लीजिएगा इस वाले फॉर्म को फिल। ठीक है, लगभग मैंने सारी चीज बता दी है। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी चीज को लेकर के तो एक नंबर मैं प्रोवाइड कराता हूँ, उस वाले नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आ जाइएगा। और ये जो सिलेबस है इसका 7398433520, ये या तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा। इजी नंबर चाहिए तो इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी क्वेरी चाहिए उस क्वेरी के लिए। ठीक है, जो भी इंक्वायरी होगी आपकी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट के लिए या ईपीएफओ ईओ एओ और एपीएफसी के लिए भी। तो एपीएफसी की वैकेंसी जो कि आरटीआई के थ्रू पता चली थी
अभी वैकेंसी और आने वाली है, हो सकता है इलेक्शन पे जो ये डेट है उसके डेट के पहले, आचार संहिता के पहले पहले ही आ जाए। वैकेंसी भी आरटीआई से पता चली थी, जल्द ही रिलीज करेंगे। पिछला वाला जो 2023 का था उसके इंटरव्यू होने वाले हैं। जो दोनों एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई करा था, एओ का, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, अकाउंटेंट ऑफिसर का एक ये, और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, कैसे करा है उस पर बात बाद में करते हैं कि हमने क्या क्या तैयारी करी थी, कैसे रणनीति बनाई थी, किस तरीके का एग्जाम होता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि आप एक एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू तक पहुंचते हो, डायरेक्ट स्किल टेस्ट पर पहुंचते हो, वो भी ग्रुप बी की वैकेंसी के लिए या ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। तो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर आ जाओ, सारा कुछ वहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है कंटेंट। अगर आप नहीं पहुंच पाते हो एप्लीकेशन पे तो इसके लिए ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्ड जानकारी ले लीजिएगा, बैचेस के बारे में पता कर लीजिएगा, कंटेंट के बारे में पता कर लीजिएगा, जो वीडियो लेक्चर है उसको कैसे देखना है या कैसे उसमें ज्वाइन हो पाते हो, कैसे जुड़ पाते हो। पीडीएफ के रूप में मैटर भी मिल जाएगा, और जो कंटेंट जितना भी है प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के, उनके बेस्ट सोल्यूशन को लेकर के डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन के साथ में, वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। इस वाली वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा तो ये वाली वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ अपनी वाली क्लास में। बाकी एग्जाम कोच के इसी वाले यूट्यूब चैनल पर मैं डेली लाइव आता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास के साथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास के साथ में, डेली रात के 8 बजे। तो उस टाइम पर जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल सोनी, और मेरे सभी स्टूडेंट मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। हम आपके साथ पुनः अगली वाली वीडियो में लाइव आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।